नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से आप ही के चैनल में। आज होगा ये वीडियो जो है दोस्तों एकदम नया होने वाला है, बिल्कुल हटके होने वाला है, जियोलॉजी से हट के होने वाला है ये बिल्कुल। आज हम जियोलॉजी से हट करके एकदम बायोलॉजी में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये बायोलॉजी का कुछ इंट्रो सा वीडियो होने वाला है दोस्तों, जिसको देख करके आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं इसके साथ बायोलॉजी को। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों बायोलॉजी, और बायोलॉजी को भी हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान की खोज या फिर इस जीव विज्ञान का अध्ययन सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो अरस्तु थे। अरस्तु ने बताया कि जितने भी चलने फिरने वाले या फिर हंसने बोलने वाले, मार काट करने वाले या फिर जितने भी सांस लेने वाले जंतु होते हैं वो सारे जीव विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। लेकिन सबसे शुरू में जब ये अध्ययन हुआ तो इन्होंने सिर्फ जंतु विज्ञान के अंतर्गत हमको, आपको या फिर जानवरों को या फिर उन सभी लोगों को जो लोकोमोशन कर सकते हैं, इन्हीं कैटेगरी के जंतुओं को जो है बायोलॉजी के अंतर्गत रखा। लेकिन बाद में आए कौन? भारतीय वैज्ञानिक। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक आए, कौन थे ये? जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, ये जगदीश चंद्र बोस ये जब आए तो इन्होंने एक मशीन बनाया, एक ग्राफ बनाया, वो था क्या? क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ मशीन। इन्होंने जब इस मशीन का निर्माण किया तो इसके माध्यम से फिर पता चला कि पौधों में भी जो है श्वसन की क्रिया होती है, उनमें भी जो है जीव पाया जाता है। तो बायोलॉजी के अंतर्गत फिर इस क्रेस्कोग्राफ मशीन के द्वारा अध्ययन जब किया गया, उसके बाद ही जो है बायोलॉजी के अंतर्गत वनस्पतियों को भी रखा गया। तो इसके बाद से जो है बायोलॉजी दो भागों में बट गया। क्या हुआ दोस्तों? बायोलॉजी दो भागों में बट गया। पहला क्या हो गया? जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी, और दूसरा जो हो गया दोस्तों बॉटनी। ठीक है, बॉटनी। ये दोनों आते हैं दोस्तों किसके अंतर्गत? बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो जूलॉजी में क्या होता है दोस्तों? जूलॉजी के अंतर्गत आते हैं हम, आप, आदमी, औरत, जितने भी जानवर होंगे सब ये जो है जूलॉजी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज भी आ जाएगा कौन? अरस्तु। ठीक है दोस्तों, अरस्तु आ जाएगा। अरस्तु क्यों आ जाएगा? क्योंकि अरस्तु ने ही जो है बायोलॉजी की खोज की थी। तो बायोलॉजी के अंतर्गत ही फिर आते हैं क्यों? जूलॉजी। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया था, क्योंकि सबसे पहले तो ये इन्होंने बताया कि लोकोमोशन करने वाले, तो जूलॉजी की खोज भी हो गया कौन? अरस्तु। उसके बाद आता है दोस्तों बॉटनी। बॉटनी को खोजा था कि इन्होंने थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी अध्ययन की शुरुआत की थी, थियोफ्रेस्टस ने, बॉटनी के। इसके अंतर्गत आ जाते हैं घास फूस, वनस्पति विज्ञान, जितने भी पेड़ पौधे होंगे सारे के सारे बॉटनी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हम जिसकी शुरुआत करने वाले हैं, आज हम शुरुआत करेंगे किसकी? जूलॉजी की। ठीक है, जूलॉजी की शुरुआत करेंगे, और जूलॉजी में भी हम जिस टॉपिक का शुरुआत करने वाले हैं उस टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल। ठीक है, सेल मतलब कोशिका हम पढ़ने वाले हैं जूलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो कोशिका क्या है दोस्तों? ठीक है, ये शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है। ठीक है, ये शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है, लेकिन ये शरीर का सबसे छोटा वह इकाई है जो हर तरह के हमारे शरीर में काम को कर सकता है। जैसे कि ग्लूकोज का पाचन से लेकर के फ्रक्टोज के तोड़ने तक की क्रिया ये हमारी कोशिका हमारे शरीर में के अंदर कर सकती है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इसी कोशिका में जो है सेल डिवीज़न का निर्माण भी, काम भी यहीं होता है। क्या होता है दोस्तों? सेल डिवीज़न से क्या क्या होता है ये सब हमको आगे पता चलने वाला है। ठीक है, सेल डिवीज़न भी इसी कोशिका के कारण होता है। बायोलॉजी में सेल को कहा जाता है साइटो। क्या कहा जाता है दोस्तों? साइटो। और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? लॉजी। ठीक है, अध्ययन को कहते हैं हम लॉजी। तो सेल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है क्या? साइटोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये जो प्रश्न है 6वीं से मैं सुनता आ रहा हूँ। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किस थी दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की खोज की। लेकिन ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, मृत कोशिका को खोजा था इन्होंने। ये वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका को तो खोजा, लेकिन इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। फिर एक और वैज्ञानिक जो थे रॉबर्ट हुक, इसके बाद आए थे एक एंटोनी वन ल्यूहेन हॉक। ठीक है, अगर जिंदा कोशिका जिसमें निर्माण कार्य हो रहा है, सेल डिवीजन वगैरह हो रहा है, उस कोशिका की खोज जो की थी उसको किया था एंटोनी वॉन ल्यूहेन हॉक। दोनों को मिलाएंगे, दोनों वैज्ञानिकों के नाम को मिलाएंगे तो एक गाना बन जाएगा पॉपअप सा, हुक हॉक। बस गाना खत्म। ठीक है, आगे देखिए, एंटोनी ल्यूहेन ने जो है जीवित कोशिका की खोज की थी। बाद में आए दो और वैज्ञानिक। ठीक है, कौन? स्लाइडेन। ये सारे सीक्वेंस दोस्तों 6th से उठाए हुए हैं। ठीक है, 6th क्लास से ये सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं। स्लाइडेन और स्वान,
ये जब आए तो इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। इन्होंने कहा कि पूरा जो शरीर जो है, हमारा पूरा शरीर जो है इन्हीं कोशिकाओं से, कोशिका की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो कोशिका जब शरीर बनने से पहले जब सबसे शुरू में कोशिका होती है, तो ये पहले कोशिका होती है, बाद में ये निर्माण करके ऊतक का रूप लेती है। फिर ये ऊतक जो है छोटे छोटे अंगों का रूप ले लेते हैं और यही सारे अंग जो हैं आखिरी में हमारे पूरी इकट्ठी शरीर का निर्माण कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों घर बनने से पहले, देखिए, घर बनने से पहले ईंट की को ज़रूरत होती है। ठीक है, ईंट से ही जो है फिर पहले हमारा दीवार खड़ा होता है, दीवार से ही फिर कमरे इकट्ठे होते हैं। जब तक घर में कमरे नहीं होंगे तो फिर वो किसी काम का नहीं होता है। वो फिर वो जो कमरा इकट्ठा साबुत मिलाया जाता है, तो तब जाकर के एक घर का एक निर्माण हो जाता है। उसी तरीके से पहले एक कोशिका होता है, कोशिका बढ़ करके ऊतक बनता है, ऊतक फिर जो है पूरी तरीके से बन करके अंग बनता है और अंग जो है एक तरह से इकट्ठा होकर के पूरे शरीर का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ देता है उसके बाद। ठीक है, पूरे जगत में, ठीक है, अगर पूछ देगा, पूरे पृथ्वी को उठा करके पूछ देगा कि पृथ्वी भर में, सारी पृथ्वी भर में सबसे बड़ी कोशिका कौन क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा कोशिका, बड़ा कोशिका पूछ देता है कि पूरी पृथ्वी भर में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, क्या है, तो उसमें आ जाएगा दोस्तों शुतुरमुर्ग का, ऑस्ट्रिच का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, इतना बड़ा अंडा होता है दोस्तों। ठीक है, अंडा, तो इसमें जो पीला वाला भाग होता है, जो उसमें जो है वो कोशिका की बहुत ज़्यादा सघन संरचना होती है। इसी कारण से शुतुरमुर्ग के अंडे को जो है कोशिकाओं की सबसे बड़ी श्रेणी में रखा गया है और सबसे छोटा पूछता है। ठीक है, सबसे छोटा यदि पूछ देता है दोस्तों, तो सबसे छोटा हो जाता है हमारा माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन है जो पूरे पृथ्वी में उठा करके अगर पूछ देगा कि हमारे पृथ्वी में सबसे बड़ी कोशिका अगर किसको माना जाता है, तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटा जो है वो माइकोप्लाज्मा। उसके बाद पूछ देगा मानव में। ठीक है, मानव में पूछेगा, मानव में, मानव के अंदर स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्री पुरुष दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मानव में आ जाएगा। अगर पूछ देगा सबसे बड़ा, मानव में पूछेगा क्या दोस्तों, सबसे बड़ा। ठीक है, तो सबसे बड़ा पाया जाता है ओभम। ओभम ये पाया जाएगा किसमें दोस्तों, स्त्री में। ठीक है, वो स्त्री है। ठीक है, स्त्री में ओभम पाया जाता है। इसके ओभम के बारे में भी आने वाले वीडियो साथ हम अच्छी जानकारी लेने वाले हैं पूरी। और सबसे छोटा पूछ देगा तो हो जाएगा स्पर्म। ठीक है, स्पर्म ये जाएगा पाया जाएगा कि इसमें पुरुष में। इन सब के बारे में आगे अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पूछ देगा क्या, सबसे लंबी, जो पूरे शरीर में फैली हुई है सबसे लंबी, तो वो हो जाएगा ब्रेन का न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन, ये है ब्रेन का न्यूरॉन। तो इसके अध्ययन को फिर इसमें जोड़ देंगे लॉजी, तो ये हो जाएगा न्यूरोलॉजी, इसका अध्ययन हो जाएगा न्यूरोलॉजी। ठीक है, न्यूरॉन का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, न्यूरोलॉजी। और इसका जो स्पेशलिस्ट होता है, जब आप बीमार पड़ जाते हैं, जब ब्रेन के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो उस स्पेशलिस्ट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूरोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे दोस्तों, न्यूरोलॉजिस्ट। ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ब्रेन के। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, होता यह है कि हमारी जो कोशिका है ना, इसमें पुनर्निर्माण की, पुनर्विभाजन की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा होती है। ये कोशिका अगर टूटती है तो अपने जैसे एक और कोशिका को बना करके उसकी क्षतिपूर्ति को पूरी कर देती है। ठीक है, तो कोशिका में जो है पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर सवाल पूछ देता है कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा अगर पुनर्निर्माण कोशिका में कहाँ होता है, तो वो होता है दोस्तों हमारे शरीर के लीवर में। ठीक है, लीवर में, ये हमारे शरीर में बाएँ साइड में होता है। ठीक है, लीवर, यहाँ पर जो है पुनर्निर्माण की क्षमता, पुनर्निर्माण की क्षमता, ठीक है, सर्वाधिक होती है। यहाँ पर जो है पुनर्निर्माण की क्षमता जो है लीवर में सर्वाधिक होती है। और वहीं पूछ देता है कि सबसे कम जो है कोशिका विभाजन या फिर कोशिका पुनर्निर्माण कहाँ पर होता है सबसे कम, तो वो होता है दोस्तों ब्रेन में सबसे। ठीक है, ब्रेन में होता है। और अगर वहाँ बीमारी हुई तो लगभग चांसेस होते हैं कि इंसान डेड कर जाता है। ब्रेन में क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें सेल नहीं पाया जाता है। सेल जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, आगे बताऊँगा। इसमें पाया जाता है न्यूरॉन। ठीक है, पूरा ब्रेन जो है न्यूरॉन होता है। और ये जो है पैदा होने के बाद से इसमें जो है विभाजन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है विभाजन नहीं होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कोशिका के अंग। ठीक है, कोशिका के अंग, कोशिका के अंगों के बारे में अब हम जानने वाले हैं। तो इस गोले को आप पहले तो आज देख लीजिए, ये गोला, ये मान लीजिए कोशिका है। अब इसके अंदर जितने भी पाए जाते हैं मटेरियल्स, उन सबको आप देख लीजिए। एम, ये क्या होता है बताऊंगा, जी, भी, सी, ई, आर और एक एन। ये जो सारा सा गोला दिख रहा है, जो फॉर्मेलिटी सा दिख रहा है, यही गोला आपको जो है पूरा टॉपिक समझने में अभी मदद करने वाला है। तो आगे समझते चलिए। ठीक है, तो कोशिका के अंग देखिए,
इसमें जो है ना बहुत सारे अंग होते हैं, ठीक है। इसमें कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं जो छोटे छोटे झिल्लियों में बंद होते हैं, ठीक है, जो कि छोटे छोटे झिल्लियों में बंद होते हैं। उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जहाँ भी मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन आ जाएगा समझ जाइए कि वहाँ हम झिल्ली की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ हम झिल्ली की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली, उसी को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली भी इसी के अंतर्गत आता है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जो है इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अब क्या होता है देखिए दोस्तों, ये मेम्ब्रेन जो बने होते हैं ये प्रोटीन से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। इसीलिए हम इसे हम कहते हैं बिल्डिंग बॉडी ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। इन मेम्ब्रेन्स को जो है बिल्डिंग बॉडी ऑफ मटेरियल्स कहा जाता है। और ये सेल्स जो है जगह जगह आवश्यकता अनुसार पाए जाते हैं। यदि कहीं कमज़ोर प्लास्टिक की थैली होगी, कमज़ोर थैली होगी तो वहाँ पर झिल्ली के 2 परतें पाई जाएंगी। और वहीं पर अगर कोशिका मजबूत है वो तो वहाँ पर झिल्ली की एक ही परत पाई जाएगी। वहाँ पर उससे कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे कि आप दुकानों में जाएंगे, जूस वगैरह लेने जाएंगे, पानी वगैरह लेने जाएंगे तो आपको दुकानदार 2 थैली में अच्छे से बंद कर देगा और वहीं जगह टाइट चीज़ होगी तो एक ही में दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर कोई पतली झिल्ली होगी तो वहाँ पर झिल्ली की 2 परतें होंगी। जैसे कि जानवरों में अलग से कपड़े नहीं पहनते हैं तो उनमें जो है झिल्ली 2 मोटी होती है, उनकी कोशिकाएँ बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं उनको ठंडी गर्मी बरसात वगैरह से बचाने के लिए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पेड़ पौधों की, ठीक है, तो पेड़ पौधों में जो है पेड़ बनने के बाद उसके बाहर चारों ओर एक और एक्स्ट्रा लेयरिंग की कवर होती है। तो वो कवर जो होती है वो क्या होता है दोस्तों? वो सेल्यूलोज होता है, ठीक है। पेड़ों में जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होता है, जो सेल वॉल, वो क्या होता है दोस्तों? सेल्यूलोज का होता है, ठीक है। ये सेल्यूलोज का होता है और इस सेल्यूलोज को, सॉरी लाइट का नाटक है, तो ये इस सेल्यूलोज को हम मानो जो है नहीं पचा सकते हैं, ठीक है। ये सेल्यूलोज को पचाना हमारे लिए मुश्किल है। हम प्रोटीन को पचा सकते हैं, सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते हैं। और इन्हीं सेल्यूलोज से जो है बन जाते हैं कपड़े, कागज़, अच्छे अच्छे कालीन, चादर वगैरह जो है इस सेल्यूलोज से बन जाते हैं, ठीक है। ये पेड़ों में एक्स्ट्रा सेल वॉल या फिर कोशिका भित्ति के रूप में ये पाई जाती है। अब देखिए शुरू होता है माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये देखिए यहाँ पर जो इस सर्कल में M दिख रहा है इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये किस प्रकार से हमारे शरीर में, हमारी कोशिका में ये कैसी भूमिका अदा करता है, और इसे हम कहते हैं हिंदी में सूत्रकणिका। क्या कहेंगे दोस्तों? सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। अब देखिए लिखना बंद, पहले सुन लीजिए। कोशिका के अंदर जो है ना हमारे बहुत सारे छोटे छोटे अंग होते हैं जो हमारे, ये सूत्रकणिका है हमारे सेल में पूरी तरीके हमारे शरीर में। और उसी सेल के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया पूरे शरीर में छोटे छोटे कोशिकाओं में बटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो शरीर की कोशिकाएं हैं इन सबको जीवित रखने के लिए ब्लड के साथ साथ जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन कहाँ से आता है दोस्तों? फेफड़े में। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा हमारे ऑक्सीजन को, हवा को पहले स्टोर करता है, ठीक है, स्टोर करता है। उसके बाद जो है ब्लड में उपस्थित होता है क्या दोस्तों? हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो वो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि उस ऑक्सीजन को जो है जगह जगह हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है, ठीक है। तो इस दौरान जो है एक रिएक्शन साइकिल होता रहता है, ठीक है। फेफड़े में ऑक्सीजन बनने से लेकर के ऑक्सीजन के ब्लड द्वारा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेल तक पहुँचने की प्रक्रिया में एक साइकिल होता है, एक रिएक्शन साइकिल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्रेब साइकिल। क्या कहेंगे दोस्तों? क्रेब साइकिल। तो इसकी खोज जो है क्रेब नाम वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्रेब साइकिल। क्या पड़ गया दोस्तों? क्रेब साइकिल, ठीक है। अब होता यह है कि जब तक हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचती रहती है तो इस साइकिल के दौरान हमारे शरीर में है जो हमारे शरीर में टोटल 38 एटीपी बनते हैं दोस्तों, ठीक है। 38 एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज बनाते हैं। और यही ग्लूकोज जो है हमारे शरीर को प्रोटीन प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन जो है ये एनर्जी प्रदान करते हैं। और ये कहाँ जाके स्टोर होता है? वो होता है हमारे शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये होता है शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में, जिस कारण से इस माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस। 8th में मुझसे ये क्वेश्चन वाइवा में पूछ दिया गया था, मैं अटक गया था, मेरे मार्क्स भी कट गए थे और अच्छी खासी बेइज्जती भी उठी। तो आपको ये नहीं भूलना है, ठीक है। तो हमारे कोशिका का अगर पावर हाउस कहा जाता है तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक और दीवार होती है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिस्टी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो दीवार होती है उसे हम कहते हैं क्रिस्टी। अब देखिए शरीर के सारे अंगों को जो है ना अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय में ऊर्जा चाहिए होती है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ तो मेरे बोलने में और लिखने में मुझे ज़्यादा ऊर्जा लग रही है बशर्ते बैठने में। तो सिर्फ मेरी कुर्सी पर रखी हुई है, मैं बैठा हुआ हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लिख रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ तो इस वजह से मुझे जो है अलग अलग समय में अलग अलग प्रोटीन्स की आवश्यकता हो रही है। तो ये प्रोटीन को अलग अलग समय में कौन पहुँचाता है, ठीक है। तो इस प्रोटीन का जो ट्रांसफरेशन करता है वो है जो दोस्तों जी, कौन? जी, गोल्जी का है, ठीक है।
या फिर इसे हम गोल्जी बॉडी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे शरीर में अलग अलग समय में अलग अलग प्रोटीन्स को जो है वो पहुँचाता रहता है, तो इसे ट्रांसफरेशन के रूप में हम ले लेते हैं। ठीक है, इसे हम प्रोटीन ट्रांसफरेशन के रूप में ले लेते हैं, मतलब कि ठीक है। तो इसकी खोज जो जिसने की थी उस वैज्ञानिक का नाम था कैमिलो गोल्जी। ठीक है, कैमिलो गोल्जी। अपने अपने खोजते जाओ और अपना अपने नाम से उसका नाम, वैज्ञानिक नाम रखते जाओ, फेमस होते जाओगे। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम रख दिया गोल्जी का है। ठीक है, गोल्जी बॉडी इसे ही कहते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों भी, वैक्यूल्स का रूप आएगा। ठीक है, वैक्यूल्स क्या करते हैं दोस्तों? ठीक है, हमारे शरीर में जो होता है ना 65% पानी, मतलब पानी स्थित तो है हमारे शरीर में, लेकिन वो है जो इनडायरेक्टली रूप से स्थित है। वो पानी एक जगह जो है 65% एक ही जगह इकट्ठा नहीं है, मतलब कि पेट में अगर एक जगह मेरे 65% पानी जमा हो जाएगा, फोड़ देंगे तो जो है नल की तरह पूरा बाहर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में जो है 65% पानी उपस्थित तो है, लेकिन वो पूरे शरीर में छोटे छोटे छिद्रों में, मतलब कि छोटे छोटे धानियों के रूप में स्थित है। ठीक है, असंख्य धानी है, जिस उसी धानी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल हम उसी धानी को कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रसधानी। क्या कहेंगे दोस्तों? रसधानी। ये रसधानी हमारे शरीर में, पूरे शरीर में छोटे छोटे छिद्र के रूप में फैली हुई है, जिसमें ही जो है पानी इकट्ठा रहता है, पानी स्टोर रहता है। या अगर हम लोगों को 1% भी पानी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो हमको प्यास लगने लगता है। 2% में और तगड़ा प्यास लगने लगता है। अगर 10% हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई तो फिर जो है इस स्थिति में मानो को डिहाइड्रेशन होकर के डेथ होने का भी खतरा बना रहता है, एकदम 99%। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ जाता है दोस्तों? सेंट्रोसोम सी। ठीक है, क्या देखेंगे दोस्तों? सेंट्रोसोम सी। इस गोले को अच्छे से याद रखिए, इसी गोले के जरिए सब कुछ आपको बता रहा हूँ। तो सेंट्रोसोम में क्या होता है दोस्तों? यहीं पर होता है सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन के कारण क्या ही होता है दोस्तों? या तो कैंसर हो जाता है या तो चोटें ठीक हो जाती है। ठीक है, या तो कैंसर या तो चोटें ठीक। ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ये सेल डिवीजन जो है ये इसका मतलब जो है ये कमज़ोर होता जाता है। उम्र बढ़ती के साथ ये सेल डिवीजन कमज़ोर होता जाएगा। बच्चों को देखिएगा कहीं से भी खेल कूद में ऊपर नीचे कूदते रहते हैं, छोटे लगवाते रहते हैं, लेकिन 2-3 दिन में, 1 आध दिन में वो अच्छे से ठीक भी रहते हैं। तो बच्चों में क्या है, सेल डिवीजन की क्षमता बहुत अच्छी खासी होती है और अच्छे तरीके से उनमें जो है रिकवरी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, उम्र के साथ कमज़ोर भी हो जाती है। अगर ये जो है ज़रूरत से ज़्यादा विभाजन कर लेते हैं तो इसी से जो है कैंसर का खतरा भी बन जाता है। लेकिन अगर एक विभाजन नहीं भी करें तो जो चोट है वो चोट के रूप में ही रह जाएगी। अगर पूछ देता है कि सेल डिवीजन या फिर सेंट्रोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है, तो हमारे ब्रेन में। क्योंकि ब्रेन जो है हमारा वो पूरी तरीके से न्यूरॉन से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पर न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। इसलिए कभी भी आप ये नहीं सुनेंगे कि हम ब्रेन में कैंसर हो गया। ब्रेन में सुने होंगे आप ब्रेन हेमरेज। ठीक है, ब्रेन हेमरेज आप लोग सुने होंगे, ब्रेन में सीधे ब्रेन हेमरेज होता है। तो ये क्यों होता है? ब्रेन हेमरेज क्यों होता है ब्रेन में? तो ब्रेन में देखिए दोस्तों 90% पाया जाता है न्यूरॉन। ठीक है, 90% न्यूरॉन और 10% होता है 10% जो होते हैं ये गिलीलियल सेल्स होती हैं। क्या होते हैं दोस्तों? गिलीलियल सेल्स। ये जो गिलीलियल है यही कोशिका जो होती है, जो बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन अगर इन्हीं गिलीलियल सेल्स में धीरे धीरे अगर विभाजन ज़्यादा अधिक हो जाता है तो फिर जो है ब्रेन में ब्रेन हेमरेज का खतरा बन जाता है। और यदि ब्रेन में ब्रेन हेमरेज हुआ तो बहुत कम चांसेस होते हैं इंसानों के बचने के। ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं, लगभग बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है दोस्तों? इसका काम देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे घर के छत जो होते हैं हवा में लटके हुए हैं। ठीक है, तो उन हवा में लटके हुए छतों को जो है ना, हम ये पूरी दीवारें संभाल करके रखी हुई होती हैं, बीम संभाल कर रखा हुआ होता है। इसी तरीके से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि हमारी ये कोशिकाओं को फैला करके रखा हुआ होता है। ठीक है, ये हमारी कोशिकाओं को फैला करके रखा होता है। अगर हमारी कोशिकाएं दब जाएंगी तो सेंट्रोसोम दब जाएगा, गोल्जी का दब जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया दब जाएगा, कोई अपना कार्य जो है नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप अपने कमरे में स्थिर बैठे हुए हैं, अगर आपका कमरा चिपट गया तो आप भी चिपट जाइएगा। उसी तरीके से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कोशिकाओं को फैला करके रखा रहता है। ठीक है, कोशिकाओं को फैला करके रखा है। इसी कारण से इसे कोशिका का ढांचा भी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का ढांचा या फिर कंकाल, इसे ढांचा या फिर कंकाल भी हम कह सकते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के ढांचे को बनाए रखने के लिए हड्डी नुमा बीम होते हैं, खंभे होते हैं 206, तो उसी प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि कोशिका को फैला करके रखा रहता है और सारे जितने भी इसमें न्यूक्लियस वगैरह हैं वो अच्छे से स्थिर रहते हैं।
ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये बस एक इंट्रो वीडियो था जिसमें हम सेल देख रहे थे। तो आने वाले वीडियोस के साथ हम जियोलॉजी को भी पढ़ने वाले हैं और बॉटनी को भी पढ़ने वाले हैं, दोनों को साथ साथ लेकर के चलेंगे। और ये बिल्कुल इसमें वही सब बताया जाएगा आप लोगों को जो जितने भी जो है एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारा सरल सा सीक्वेंस है जो कि 8 से 6 से इस तरीके से उठा करके लिया गया है। तो आज के इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू।